हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम भाग 15वां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हम कवकों में जनन किस प्रकार होता है इसको देख रहे थे। तो कवकों में जनन 3 प्रकार से होता है। वर्धी जनन यानी कायिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तीनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है, जिसमें से हमारा कायिक जनन या वर्धी जनन हो गया था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले अलैंगिक जनन के बारे में। कवकों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो कवकों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। कवकों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहले जो प्रकार का होता है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा कवकों में अलैंगिक जनन होता है। चल बीजाणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जू स्पोर। जू स्पोर, ठीक है। कवकों के शरीर में, ठीक है, कवकों के शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, तो बीजाणुधानी में ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? चल बीजाणु का। तो कवकों के शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? चल बीजाणु का। ठीक, जब ये चल बीजाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये बीजाणुधानी है हमारी, ये क्या है? बीजाणुधानी। ठीक है, जब बीजाणुधानी में चल बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद ये क्या होती है? फूट जाती है। ठीक है, फूट जाने के बाद इसमें से जो चल बीजाणु है वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और स्वयं गति करके, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लैजला पाया जाता है तो ये स्वयं गति करके दूर कहीं जाकर नए कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। जब बीजाणुधानी में चल बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो ये बीजाणुधानी क्या हो जाती है? फट जाती है और इसमें से बीजाणु स्वयं दूर कहीं जाकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजला पाया जाता है, इसलिए ये स्वयं ही गति करते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो इस प्रकार का अलैंगिक जनन, मतलब चल बीजाणु का जो जनन है किसमें पाया जाता है? सिनकिट्रियम। सिनकिट्रियम का एक कवक है, उसमें चल बीजाणु जू स्पोर अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे कवकों के शरीर में, कवकों के शरीर में एक रचना पाई जाती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुधानी के अंदर चल बीजाणु, चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, और जब चल बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो बीजाणुधानी फट जाती है। बीजाणुधानी
ध्वनि फट जाती है, जिससे बीजाणु बाहर निकल आते हैं और ये स्वयं गति करके दूर कहीं जाकर नए कवक का निर्माण करते हैं। नए कवक का निर्माण करते हैं। ये स्वयं गति कैसे करते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजला। ठीक है, चल बीजाणु में क्या पाया जाता है? फ्लैजला, जिसकी वजह से ये स्वयं गति करके दूर कहीं जाकर नए कवक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है वो किसमें होता है? उदाहरण सिक्केट्रियम। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वाला फिगर बना लीजिएगा जो मैंने पहले बनाया है आपको समझाने के लिए। पहले आप इसको लिखिएगा चल बीजाणु में, जी स्पोर में पहले इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चल बीजाणु में कवक के शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर, ठीक है, बीजाणु का निर्माण होता है और जब बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो बीजाणुधानी क्या हो जाती है? फट जाती है। उसके बाद इसमें से जो बीजाणु है वो बाहर निकल आते हैं। इनमें फ्लैजला पाया जाता है, इसलिए स्वयं गति करके दूर कहीं जाकर नए कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एप्लेनोस्पोर। ठीक है, इसमें भी बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? बीजाणुधानी में। ठीक है, जैसे हमारा चल बीजाणु में होता था, बस फर्क इसमें इतना है कि इसमें फ्लैजला, इसके जो बीजाणु है उसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए इसमें चलन नहीं होता और ये वहीं पर गिरकर नए कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नहीं बाकी आपका सेम टू सेम चल बीजाणु की तरह है। इसमें भी कवक के शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर अचल बीजाणु का निर्माण होता है पर इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्वयं गति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का इसका जो उदाहरण है वो राइजोपस है। ठीक है, अचल बीजाणु का उदाहरण है राइजोपस। ठीक, उदाहरण राइजोपस। ठीक है, इसमें लिख लेंगे अचल बीजाणु में फ्लैजला नहीं पाया जाता। फ्लैजला नहीं पाया जाता, इसलिए ये गति नहीं करते। ठीक है, बाकी सेम टू सेम चल बीजाणु की ही तरह है। ठीक है, इसमें बस क्या है? फ्लैजला नहीं पाया जाता। तीसरा हमारा आता है, ये हमारा दूसरा था। तीसरे प्रकार का जो जनन आता है कर्णाधार, कोनिडिया द्वारा। कर्णा द्वारा, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोनिडिया। ठीक है, कर्णा द्वारा ये भी क्या होते हैं? अचल बीजाणु होते हैं। ठीक है, ये कवक सूत्र के अग्रभाग में, ठीक है, अग्रभाग में इनका निर्माण होता है, इसलिए इसे कर्णाधार कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये कवक सूत्र के आगे जो आगे वाला भाग होता है अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कर्णाधार कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? अचल बीजाणु है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे
ये अचल बीजाणु है, ये अचल बीजाणु है। ये कवक सूत्र के अग्रभाग में, यानी जो इनका आगे का भाग होता है, इनका शीर्ष भाग होता है, अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं, जिसे इसलिए इन्हें कर्णाधार या कर्णा कहते हैं। ठीक है, ये कवक सूत्र के शीर्ष भाग में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसने क्या कहते हैं, कर्णाधार या कर्णा कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर हम देख लेते हैं। ये कवक सूत्र है हमारा। ये इसका कवक सूत्र का क्या है, अग्रभाग है, यानी इनका शीर्ष भाग, और यहीं पर ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोनिडिया है। ये कोनिडिया, ये कवक सूत्र के अग्रभाग पे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। इसका उदाहरण है एल्ब्यूगो। इस प्रकार का जो जनन होता है किसमें होता है, उदाहरण है इसका एल्ब्यूगो। ठीक है, ये हमारा अलैंगिक जनन खत्म। अलैंगिक जनन कवकों में 3 प्रकार से होता है, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा और कोनिडिया द्वारा। चल बीजाणु, इनमें फ्लैजला पाया जाता है, इसलिए स्वयं गति करके दूर कहीं जाकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। अचल बीजाणु में फ्लैजला नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्वयं गति नहीं करते हैं और कर्णा द्वारा, ठीक है, यह कवक सूत्र के अग्रभाग में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्णा बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन, कवकों में जो लैंगिक जनन होता है वो कम विकसित होता है। ठीक है, इनमें पूर्ण रूप से लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक, जो हमारा वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों को छोड़कर, ठीक है, समानतः सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, जो लैंगिक जनन की इसमें जो 3 घटनाएं होती है, जो कवकों में जो लैंगिक जनन होता है उसकी 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। ठीक है, कवकों में लैंगिक जनन क्या होता है, कम विकसित होता है, इसमें पूर्ण लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक, और लैंगिक जनन की 3 प्रमुख घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक, कौन कौन सी, कोशिका द्रव्य संलयन, फिर केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री। ठीक है, पहले 2 अलग अलग कवकों की जो कोशिका है द्रव्य है वो आपस में मिलते हैं, उसके बाद उनके केंद्रक आपस में संलयन होते हैं और उसके बाद उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कवकों में
लैंगिक जनन कम विकसित होता है। पूर्ण रूप से लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन नहीं होता। समवर्ग माइसिटीज के सदस्यों को छोड़कर अन्य कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। कवकों में लैंगिक जनन की 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन। ठीक है, लिखेंगे इस क्रिया में कोशिका के दो कोशिका के कोशिका द्रव्य इस क्रिया में दो कोशिका के कोशिका द्रव्य के मध्य संलयन। ठीक है, संलयन मतलब मिलना। संलयन कोशिका द्रव्य के मध्य संलयन होता है, पर इनके केंद्रक के मध्य संलयन नहीं होता। ठीक है, दो कोशिका हैं। ठीक, दो कोशिका हैं, उनके बीच क्या होता है, उनकी जो कोशिका द्रव्य होता है उनका तो मिलन हो जाता है, पर जो उनके जो केंद्रक है वो आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कवक है, ठीक है, तो इनका जो आपस में जब ये क्या है, अगुणित है। ये दोनों क्या है, अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका है, तो जब दो अगुणित कोशिका आपस में मतलब पास आती हैं तो इनकी जो कहते हैं, इनकी जो कोशिका है वो आपस में मिल जाती है, और इनके जो कोशिका द्रव्य है वो क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। पर इनके जो केंद्रक है वो क्या होते रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इनके केंद्रक के बीच संलयन नहीं होता है, और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, द्वि केंद्र की कोशिका बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनका ये दोनों आपस में जब पास आकर ये दोनों कोशिका की जो कोशिका है वो आपस में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, ये खत्म हो जाती है। इसकी जो कोशिका कला है वो क्या है, एंजाइम के द्वारा गल जाती है। उसके बाद जो इनकी कोशिका है, इनके कोशिका द्रव्य क्या है, आपस में मिल जाते हैं इस प्रकार। ठीक, पर जो इनका केंद्रक है वो क्या रहते हैं, वो
और इनके जो केंद्रक है वो क्या होते रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका, जब इनकी कोशिका जो कला होती है वो जब मिल जाती है तो क्या हो जाती है, गल जाती है एंजाइम के द्वारा। उसके बाद जो इनके कोशिका द्रव्य क्या है वो संलयित हो जाते हैं, पर इनके केंद्रक संलयित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी घटना केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन ठीक है, दोनों कोशिकाओं के केंद्रक जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे केंद्रक संलयन कहते हैं। केंद्रक संलयन कहते हैं। ठीक है, केंद्रक संलयन के बाद द्विगुणित कोशिका का द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, केंद्रक संलयन के बाद द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो अभी जो हमारे जो केंद्रक अलग अलग थे वो क्या है, आपस में संलयित हो जाते। केंद्रक संलयन में केंद्रक क्या होते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्विगुणित केंद्रक को बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, द्विगुणित केंद्रक को बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक संलयन में कोशिका द्रव्य संलयन में कोशिका द्रव्य आपस में संलयित होते हैं पर केंद्रक नहीं होते। केंद्रक संलयन में केंद्रक भी आपस में संलयित हो जाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज करते हैं। तीसरी घटना होती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री। ठीक, अर्धसूत्री में ठीक है, जो द्विगुणित युग्मनज है, ठीक है, वो 4 अगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाए। अर्धसूत्री में इस क्रिया में द्विगुणित जो केंद्रक होता है वो जो द्विगुणित केंद्रक होता है वो 4 अगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो हमारे युग्मनज है, जो 2 गुणित केंद्रक, दोनों केंद्रक के संलयन के बाद जो 2 गुणित केंद्रक का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो वो युग्मनज किसमें, 4 अगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक, जिसमें से बाद में 3 अगुणित केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, एक अगुणित केंद्रक नए कवक का निर्माण करता है। ठीक है, ये सवाल में पूछता भी है कि अर्धसूत्री में जो 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है उसमें से बाद में कितने अगुणित केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में 3 अगुणित केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, एक अगुणित केंद्रक नए कवक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे युग्मनज निर्माण के बाद युग्मनज 4 अगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाता है जिसमें से
जिसमें से 3 अगुणित केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। एक अगुणित केंद्रक नए कवक का निर्माण करता है। नए कवक का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। तो लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहला कोशिका द्रव्य संलयन, जिसमें 2 कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके केंद्रक नहीं मिलते, सिर्फ कोशिका द्रव्य आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद केंद्रक संलयन, दूसरी घटना में केंद्रक आपस में मिलते हैं और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, तीसरी घटना में अर्धसूत्री में युग्मनज निर्माण के बाद युग्मनज 4 अगुणित केंद्रक में विभाजित हो जाता है, जिसमें से 3 अगुणित केंद्रक बाद में नष्ट हो जाते हैं। एक अगुणित केंद्रक नए कवक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कवकों में जनन किस प्रकार होता है ये हमने देख लिया। तो कवकों में जनन 3 प्रकार से होता है। हमारा अलैंगिक जनन हो गया, लैंगिक जनन भी हो गया, और कायिक जनन तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, कवकों का प्राचीन काल से ही मानव जीवन से संबंध रहा है। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक, कि मानव जीवन में कवकों का क्या महत्व है, वो किस प्रकार मानव को हानि भी पहुंचाते हैं और किस प्रकार वो लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो अगली हेडिंग है वो हमारी है कवकों का आर्थिक महत्व। कवकों का आर्थिक महत्व। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि कवकों का प्राचीन काल से मानव जीवन से बहुत संबंध रहा है। ये हमारे दैनिक जीवन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और ये हमें हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक, तो पहले हम देखेंगे इनकी लाभ। ठीक है, लाभदायक क्रिया कि ऐसे कौन कौन से कवक हैं जो मानव जीवन को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें इसमें कि रहने देते हैं। हम अब पहले हेडिंग डाल लेते हैं लाभदायक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाएं। अब बच्चे हमारे स्टूडेंट्स इतने समझदार हैं कि इसके बारे में 1-2 लाइन खुद ही लिख सकते हैं, है ना। हम यहाँ डायरेक्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। लाभदायक क्रियाएं यानी इसकी यूजफुल एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो लाभदायक है, लाभदायक क्रियाएं, कवक कई प्रकार से हमारे जीवन को लाभदायक प्रभाव डालते हैं, जैसे भोजन के रूप में। ठीक है, कवकों का भोजन के रूप में यूज होता है, उद्योगों में इनका यूज होता है। ठीक है, अम्ल के निर्माण में इनका यूज होता है। ठीक, एंजाइम निर्माण में, मतलब अलग अलग जगहों में कवकों का ये कहते हैं प्रयोग होता है और ये हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के रूप में किस प्रकार कवक हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में। ठीक, तो कवकों का भोजन के रूप में प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। ठीक, सीटेक मशरूम। ठीक है, सीटेक मशरूम क्या है, एक कवक है जिसमें क्या पाया जाता है, लोटिनेसिन। ठीक, लोटिनेसिन पाया जाता है जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल घटाता है। ठीक है, ये प्रोटीन एवं विटामिन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये जो सीटेक मशरूम में से हम लोग सभी लोग खाते हैं, मशरूम की सब्जी तो लगभग सभी को पसंद है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक लेंटिनेसिन ठीक पाया जाता है जो क्या करता है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें सीटेक मशरूम
जिसमें लेंटिनेसिन प्राप्त होता है, जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ठीक है। ईस्ट, इसका भी प्रयोग क्या होता है, भोजन के रूप में होता है। ईस्ट भी क्या है, एक बहुकोशिकीय कवक है। ठीक है ना, ईस्ट क्या है, एक बहुकोशिकीय कवक है। ईस्ट में अनेक प्रमुख विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे थायमीन, निकोटीनिक अम्ल एवं बायोटीन। ठीक है। दूसरा हेडिंग है हमारा उद्योगों में। तो पहला पनीर उत्पादन में, ठीक। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, रोकफोर्टी तथा पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी आदि की उपस्थिति में पनीर का उत्पादन किया जाता है। पनीर का उत्पादन किया जाता है। ठीक। दूसरा है हमारा बेकरी उत्पादों में, बेकरी उत्पादों के निर्माण में। ठीक है। इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, डबल रोटी के निर्माण के लिए, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का। ठीक है। डबल रोटी के निर्माण के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसे आटे के साथ मिलाकर गूथा जाता है। ठीक है। ठीक है। जिससे क्या होता है, शर्करा में, ग्लूकोज में क्या होता है, किण्वन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है,
CO2 उत्पन्न होता है जो आटे में छिद्र बनाकर डबल रोटी को हल्का बना देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जिससे शर्करा में किण्वन होने के कारण CO2 उत्पन्न होती है जो आटे में छिद्र बनाकर डबल रोटी को हल्का बना देते हैं। डबल रोटी को हल्का बना देते हैं। ठीक है, ठीक, जो आपका जो डबल रोटी में छेद होता है वो किसके वजह से होता है? CO2 गैस निकलने की वजह से। ठीक है, CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। और भी कवक किस प्रकार करते हैं हमारे लिए लाभदायक है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।